देखोगे कि जो इसमें भ्रूण का डेवलपमेंट होगा वो किससे होगा और इसका जो आगे का जो डेवलपमेंट है वो किससे होगा। फिर इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ। देखो इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके आपको यहाँ इस तरीके से बताता हूँ कि यहाँ पर तो होती है अंड कोशिका, ये तो मैंने बना दी अंड कोशिका। इसके अलावा यहाँ पे अगल बगल में दो कोशिकाएं और होती है, इन कोशिकाओं को कहा जाता है सहायक कोशिका, है ना। मैं कुछ इस तरीके से बना के बता रहा हूँ आपको। ये कोशिका होती है सहायक कोशिका, ये होती है अंड कोशिका। अब बेटा यहाँ पर होती है एक कोशिका हो रही, पूरी की पूरी भी एक कोशिका है। अब इस पूरी की पूरी एक कोशिका है ना, तो इस एक कोशिका में यहाँ पर दो केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं? दो केंद्रक, है ना। याद रखना यहाँ पे दो केंद्रक होते हैं, इनको अपन द्वितीय केंद्रक बोलते हैं, है ना। वैसे तो एक ही होता है लेकिन बाद में दो हो जाते हैं। अब आप इस चीज को समझना कि ये दो केंद्रक क्या हो गए, निषेचन के बाद, ठीक बाद, निषेचन के ठीक बाद क्या होते हैं ये सोच। अब यहाँ से क्या होता है, ये परागकण है, इसके माध्यम से इस जगह पर एक पराग नलिका बनती है कुछ इस तरीके से, है ना। ये पराग नलिका आती है और इस पराग नलिका के माध्यम से यहाँ पर दो युग्मक आते हैं। कितने युग्मक आते हैं? दो युग्मक। अब ये सोचो अपनी सामान्य भाषा में कि ये दो थे पहले, अब दोनों कमजोर थे, ये दो थे यहाँ पर केंद्रक, ये भी एन है ये भी एन है। अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? 2n बनेगा। क्या बनेगा? 2n। तो निषेचन के ठीक बाद क्या होगा बेटा? निषेचन के ठीक बाद ये दोनों के दोनों केंद्रक मिल जाएंगे। फिर यहां से आएगा, इधर से दो केंद्रक और आ रहे हैं, यानी युग्मक आ रहे हैं, दो नर युग्मक आते हैं, याद रखना दो नर युग्मक। अब दो नर युग्मक आ रहे हैं, आप बताओ यहाँ सोचो, यहाँ पे दुल्हन एक है और शादी करने वाले दो आ रहे हैं। समझो मेरी बात को, दुल्हन एक है और शादी करने वाले दो आ रहे हैं, तो बताओ क्या करना चाहिए? क्या एक से दो की शादी होगी क्या? ये तो प्रकृति में नेचुरल नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे दो प्रकार से शादियां होगी, सोच लो आप, समझो मेरी सामान्य भाषा में। यहाँ दो शादियां होगी, है ना। एक शादी तो इसकी होगी, किसकी? ये बना रखी मैंने अंड कोशिका। एक शादी तो इस कोशिका की हो जाएगी, बीच वाली की, इसका नाम बोला मैंने अंड कोशिका। पहली शादी अंड कोशिका की हो गई, सबसे पहले अंड कोशिका की शादी हो गई, है ना। अब चलो इसके बाद देखो यहाँ से आएगा, इसमें प्रवेश करना है। अब ये दोनों है ना, यहाँ सहायक कोशिका, ये लाडी की सहेलियां मान लो आप, ये सहायक कोशिका है, दोनों क्या है? लाडी की सहेलियां मान लो। दोनों साइड में वरमाला होते हैं तो खड़ी रहती है। तो जैसे यहाँ पे दूल्हा आता है, दोनों सहेलियां क्या हो जाती है? भग जाती है। दोनों सहेलियां स्टेज से नीचे, ये दोनों सहेलियां चली गई यहाँ से नीचे, अर्थात इन सहेलियों का कोई काम नहीं, है ना। हो सकता है ये वरमाला इसको ही पहना दे, इसलिए पहले से ही गायब। दुल्हन बीच में बैठी हुई है, ठीक है, दुल्हन बीच में बैठी हुई है और दुल्हन यहाँ पे बैठी हुई है, दोनों इधर से ये है ना। तो यहाँ से ये युग्मक आया, अब एक इधर आ गया, एक ने तो यहाँ पे ये हो गया। अभी एक कहाँ जाएगा? तो मेरी शादी भी कराओ, ठीक है ना। तो इसकी शादी कराने के लिए यहाँ ये दोनों बैठे हुए, इन दोनों ने कहा ठीक है हम तुम्हारी शादी इनसे करा देते हैं। तो ये 2n हो गया। अब 2n होते ही एक और n आ रहा है इधर से, तो ये कितने n हो जाएंगे? 2n प्लस n बराबर हो जाएगा 3n। तो ये आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी तो केवल इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको डिटेल। तो यहाँ पे इससे तो क्या बनेगा? भ्रूण कोश। अभी इसकी शादी हुई तो क्या करेगा? ये कमा के लाएगा इनके लिए, ये एक जोड़ा। तो ये तो कहलाता है, ये जो बनेगा ना इनसे जो स्ट्रक्चर बनेगा बीज के अंदर, देखो यहाँ देखो इस तरह का बीज बनेगा। बीज में आधा भाग तो भ्रूण का रहेगा, आधा भाग भ्रूण कोश का रहेगा। तो ये तो बनेगा भ्रूण कोश। आ रही है बात समझ में? ये भ्रूण कोश बनेगा, भ्रूण को पोषण देने वाला बनेगा, अर्थात जो दूसरी शादी हुई थी उसका काम है पोषण देना। अब देखो ये तो ऐसे है दोनों, ये कोशिका अभी डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी तो कोई नॉर्मल नहीं है, इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दो घटनाएं होती है, एक तो होता है सत्य निषेचन, अर्थात भ्रूण तो इससे बनेगा, ये भ्रूण कोश बनेगा ना, ये भी युग्मनज टाइप ही मान लो, तो इससे तो बनेगा जाइगोट। बात समझना, यहाँ पे ये एक एन आके अगर अंड कोशिका से मिलता है, यानी अंड कोशिका प्लस नर युग्मक, एक नर युग्मक, कौन सा? एक नर युग्मक आके अगर मिलता है तो आप समझोगे इधर क्या बनेगा? इससे बनेगा युग्मनज। समझना मेरी बात को, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक नर युग्मक और एक ये अंड कोशिका मिलेगी तो क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। आगे बात में ये हो जाएगी असली शादी, एक नकली शादी होगी। अब यहाँ पे क्या होगा? ये क्या करेगी यहाँ पर इस तरीके से इससे बनेगा युग्मनज, और युग्मनज आगे जाकर के क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा।
आगे बात समझ में। तो ये भ्रूण बनाएगा तो भ्रूण का विकास होगा, ये भ्रूणोद्भव, इसको बोलते हैं भ्रूणोद्भव। अब भ्रूण तो बन गया है ना भाई। ये सोचो कि यहाँ पर आप समझो यहाँ पर शादी तो हो गई, लेकिन इनको खाना पीना कौन करेगा? तो इनको पोषण देने के लिए यहाँ पर एक और निषेचन होता है, जिसको अपन बोलते हैं पुरात्रिक संलयन। 3 कोशिकाओं का संलयन, 3 केंद्रकों का संलयन होता है। डिटेल है पूरी, टेंशन मतलब आगे वाले चैप्टर में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये घटनाएं होने के लिए अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ये होता है अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर ये संलयन होगा, जाइगोट बनेगा, इसका काम तो भ्रूण बनाना रहेगा। अब भ्रूण से बनेगा, अब आप देखोगे कि धीरे धीरे जब फल बनने लगता है, अमरूद का पौधा आपने देखा होगा कि जैसे अमरूद बनता है धीरे धीरे क्या होता है, उसके सारे बाहर के पुष्प की सारी चीजें झड़ जाती है, सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं, आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक तो ये एक कोशिका होती है, तो यहाँ इसके संलयन से तो इससे अगर ये नर युग्मक आगे मिलेगा, ये पढ़ेंगे अगले पार्ट में ना, ये इससे आगे मिलता है तो यहाँ क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। अगर ये इस दूसरे वाली कोशिका से बीच वाले केंद्रक से मिलता है तो भ्रूणपोष बनेगा। ये आगे अपन देखेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर कि जैसे ही ये जाइगोट बनता है, युग्मनज परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर एक याद रखना कि युग्मनज किसके, युग्मनज का परिवर्तन किसके अंदर होता है, तो युग्मनज कहाँ बनता है? तो पहले लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है आपके कि युग्मनज का परिवर्तन कहाँ होता है, बीजांड के अंदर होता है। युग्मनज का जो परिवर्तन होगा ना, युग्मनज का परिवर्धन कहाँ पे होगा, बीजांड में होगा। अब बीजांड में आपको नहीं पता था तो फिर आपके समझ में थोड़ी आता कि ये क्या चीज है। तो मैंने बोला कि युग्मनज का जो परिवर्तन होगा तो वो बीजांड में होगा, तो ये बीजांड यहाँ होता है। और बीजांड किस में होता है, अंडाशय में होता है। अंडाशय में बीजांड होता है। बीजांड में क्या होता है, बीजांड में अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका क्या करती है, निषेचन करती है और क्या बनाती है, भ्रूण बनाती है। बात समझ में आई कि नहीं बोलो, है ना। अब ये जैसे ही ये संलयन होगा तो इन ओरों का क्या काम, इन पंखुड़ियों का क्या काम, है ना, इन पुंकेसरों का क्या क्या काम, इन वर्तिकाग्र का क्या काम, इन सब का क्या काम। तो क्या होता है देखो, जैसे ही बनता है यहाँ पर युग्मनज जाइगोट, उसके पार्टों की बात कर रहा हूँ, तो बीजांड के अंदर 2 चीजें बनती है। बीजांड के अंदर 2 चीजें बनती है। एक तो बनता है क्या, यहाँ पर इस जगह पे आधा तो क्या बनता है, मैंने बताया था आपकी, आधा तो बनता है भ्रूण कोश और एक बनता है भ्रूण। तो 2 चीजें बनती है, भ्रूण और भ्रूण कोश, है ना। दोनों चीजें बन गई, भ्रूण बन गया, भ्रूण कोश बन गया। अब निषेचन के बाद क्या होगा, निषेचन के बाद जो बीजांड है ना, ये पूरा का पूरा जो बीजांड है, ये अंदर वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा बीजांड है ना, ये चेंज हो जाता है। ये जो बीजांड मैंने यहाँ बनाया ना, तो बीजांड जो है वो क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। बीजांड जो होता है वो क्या बन जाता है, बीजांड अब बीज बन जाता है। अब बीज बनने लगता है, ऐसे लिख लो, बीज बनने लगता है, समझिए, बीज बनने लगता है। बीजांड अब क्या बनने लगता है, बीज बनने लगता है। बीजांड से बीज बना, तो बीज बनते ही क्या होगा, आपको बीज में आपने देखा था पुष्प से ही तो बीज बना था। क्या आपको उसमें पंखुड़ी दिखाई देती है, क्या आपको उसमें उनके सर दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देता है आपको, ओनली गोल गोल सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वो गोल गोल सा स्ट्रक्चर जो फली के अंदर होता है, वही तो क्या है यहाँ पर, वही तो बीज है, उसी को तो अपन फल कहते हैं। अब कुछ बीज फल भित्ति के अंदर बंद हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, है ना। तो अब यहाँ पे देखो आप लोग, सबसे पहले तो क्या क्या चीजें खत्म हो जाती है निषेचन के बाद, सुनना, निषेचन के बाद पंखुड़ियां, जो पंखुड़ियां बोल रखी है आपने, पंखुड़ियां 2 तरह की, हरी पंखुड़ियां और कौन सी पंखुड़ियां, गुलाबी गुलाबी नीली पीली जो भी आती है। तो सबसे पहले दल बीज खत्म हो जाते हैं, दल बीज झड़ जाते हैं निषेचन के बाद, दल झड़ जाते हैं, मैं हटा देता हूँ, है ना, पुंकेसर वगैरह सब खत्म, वर्तिका ये सॉरी हाँ ये भी खत्म हो जाता है, सारी चीजें खत्म हो जाती है। बचता क्या है, ये सब चीजें खत्म होगी, दल भी खत्म हो गया, पंखुड़ियां भी खत्म होगी, सब खत्म हो गया। अब इसके अंदर क्या बचेगा, ओनली देखो आपको दिखाई देगा, आपको मैं सब हटा देता हूँ, बस ओनली ये स्ट्रक्चर बचता है, मादा भाग। ये मादा भाग बचता है, मादा भाग के अंदर भी बीजांड बचता है। क्या बचता है, बीजांड। ये क्या था, ये तो अंडाशय है ना भाई, क्या है, अंडाशय। अब अंडाशय किसमें बदल जाता है, अब अंडाशय बदल जाता है फल में। और अंडाशय की ये क्या है, अंडाशय की भित्ति है, क्या है ये, अंडाशय की भित्ति। अब ये अंडाशय की जो भित्ति है,
ये अंडाशय की भित्ति क्या बन जाती है? अंडाशय की भित्ति बन जाती है किसकी भित्ति? फल भित्ति। क्या बन जाती है? फल भित्ति। और इस फल भित्ति को क्या कहते हैं? इस फल भित्ति को कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं? पेरिकार्प। आई बात समझ में? सुनना मेरी बात को ध्यान से कि अंडा से तो बन जाता है फल। अंडा से ये पूरा एक फल बन गया, सोच लो ये पूरा एक फल हो गया। अंडा से फल बन जाता है, अंडा से की भित्ति जो होती है वो बन जाती है फल भित्ति, और उसको हम कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें बनती है? ये एक तरह से इसके अंदर क्या बना था? इसके अंदर दो चीजें बनती है, मैंने यहाँ बताया आपको, इधर पूरा बाहर निकाल करके, है ना। इसके अंदर दो चीजें बनती है, एक तो बनता है भ्रूण और एक बनता है भ्रूण कोश। दो चीजें बन जाती है। तो अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बन जाती है। यही अपने इसमें दे रखा है, ज्यादा नहीं दे रखा। क्या क्या चीजें खत्म हो गई? देखो पंखुड़ियां खत्म हो गई, पंखुड़ियां भी नहीं रही, है ना। पंखुड़ियां झड़ जाती है ना। और बाह्य दल भी झड़ जाते हैं, इसमें बाह्य दल बोलते हैं। लेकिन किसी में आप ऐसा बताओ मुझे, क्या आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा है? जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, देखो देखो आपने देखा होगा कि जैसे कि बैंगन में देखा होगा आपने, इनको बोलते हैं चिर लग्न दल लग्न, आपने देखा होगा। तो आप ये स्ट्रक्चर में आपको टमाटर का बताता हूँ आपको। टमाटर में आप देखोगे ना, एक कैमरे की तरफ करता हूँ, देखो ये टमाटर में जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये ग्रीन ग्रीन सा, ये क्या है? ये बाह्य दल है। तो कुछ में तो क्या होता है, ये बाह्य दल लगे रहते हैं, और किसी में ये झड़ जाते हैं। तो ये लिखा है बाह्य दल और दल पुंज वगैरह सब झड़ जाते हैं, पुष्प की सारी स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है बाहर वाला। लेकिन बचता क्या है? कभी कभी ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर मैंने बताया, वो कभी कभी ये चीज भी बच जाती है। इसको बोलते हैं बाह्य दल। हरे हरे कलर के होते हैं बाह्य दल, है ना। ये बच जाते हैं। तो इस तरीके से अब ये क्या हुआ, जैसे हम किसी में स्ट्रक्चर करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये इस तरीके से मान लो ये मटर बनता है। क्या बनता है? मटर। ठीक है ना। मटर की फली में बनाता हूँ आपको बता करके कि मटर की फली का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है ना। मटर की फली में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आप देखना। ये कुछ इस तरह की मटर की फली होती है, आपने देखी होगी। तो मटर की फली में ये क्या है? मटर की फली में ये अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये बीज है। क्या है ये? बीज। ये बीज है। तो पहले तो क्या था बताओ? पहले यहाँ पर तो ये क्या था? यहाँ पर तो ये अंडा से था। अब ये अंडा से फल बन गया, ये पूरा फल कहलाएगा, ये पूरा भाग, है ना। फल बनने के बाद यहाँ पर ये पूरी जो है ना, ये बाहर का स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं अपन कौन सी भित्ति? इसको कहते हैं फल भित्ति। क्या कहते हैं? फल भित्ति। फल भित्ति, या इसको बोलते हैं पेरिकार्प। और फल भित्ति के अंदर क्या होते हैं? ये बीज। बीज बन गया। ये पहले क्या था? ये पहले बीजांड था ना भाई। अब ये बीज बन गया इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या क्या है आप सबको पता है? इसके अंदर भ्रूण है जो नया पौधा बनाएगा। इसके अंदर भ्रूण कोश है जो उसको पोषण देगा। अभी मैंने फोटो बना के बताया था आप लोगों को। आई बात समझ में? चलो, ये आपने बात करी किसके बारे में? ये अपन ने बात करी मटर के बारे में। तो ये चेंजेस आते हैं भाई पुष्प पार्क में, ठीक है ना। तो पुष्प पार्क में ये चेंज आते हैं। एक और सरसों का भी करके देख सकते हो आप लोग। सरसों का भी डायग्राम बना के देख सकते हैं अपन। सरसों में भी कुछ इस तरीके से होता है ये, है ना। सरसों में भी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लीजिए अपन, है ना, क्योंकि ये चार, है ना, कुछ इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर है ये सरसों में होता है। तो सरसों में भी इस तरीका चलता है। सभी में ये बीजार्ड है भाई, ये बीजार्ड, ये इसको आप किताब में कुछ और दे रखा है बीज, इसको बीज बता रखा है। बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रखे हैं, बीज बता रखा है। ये फल भी, ये इसको पी लिखा हुआ है, देखना किताब में आप।
ये पी लिखा है, एस लिखा है, किसी जगह पी लिखा है, किसी जगह एस लिखा है। उस पी का और एस का मतलब क्या है? उस पी का और एस का मतलब ये तो है, पी का मतलब तो क्या, एस का मतलब तो हो जाएगा सीड लिखा हुआ है, और पी का मतलब हो जाएगा पेरिकार्प, पेरिकार्प। तो इस तरीके से आपको ये मैंने ये जो चैप्टर था आपका ये समाप्त हुआ, और इसके कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, मैं भेज भी दूंगा आपको, वो लिखना है। और ये आपका आज का जो था चैप्टर था, इसमें से प्रश्न भी पूछे गए कई बार, तो कुछ एक दो क्वेश्चन है जिनके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आपसे एक प्रश्न की बात करता हूँ मैं कि जीवों में, अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, एनसीईआरटी के प्रश्न बहुत घातक होते हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल है ना। आपको एक प्रश्न दे रखा है एनसीईआरटी में कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। क्वेश्चन क्या है अपना कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, बताओ भाई। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? तो जीवों के लिए जनन इसलिए अनिवार्य है, एक तो जातियों की सततता, जातियों की सततता, लगातार जातियां आगे बढ़ती रहे उसके लिए जनन क्या है, जरूरी है। जहां पे जनन नहीं होगा वो जाति वहीं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज विभिन्नता लाने के लिए, वेरिएशंस, विभिन्नता लाने के लिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ये है कि मैं आपको लिखा दूंगा, मैं आपको पूरे नोट्स करा दूंगा, उससे काम नहीं चलेगा। आपको इस बार क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, तब जाके आपको 12th में अच्छे नंबर आएंगे, है ना। तो ये जातियों की सततता के लिए, सततता मतलब जानते हो, कंटिन्यूटी के लिए। जैसे हमारी जाति है, हमारी जाति को आगे बढ़ाने के लिए जनन होना जरूरी है ना। विभिन्नता लाने के लिए, ठीक है ना, विभिन्नता लाने के लिए, आनुवंशिक संगठन की वंशानुगति के लिए। दूसरी चीज, हमारा डीएनए भी संसार में रहे, है ना, आनुवांशिक संगठन की वंशागति के लिए, संगठन की वंशागति के लिए, आनुवांशिक संगठन की वंशागति के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर है आपको, ठीक है ना, ये आंसर है, और आप इस आंसर को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से समझना। और ये पहला क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। जनन की क्वेश्चन एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन है जनन की सबसे अच्छी विधि, जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो जनन की सबसे अच्छी विधि कोई आप बताओ भाई, लैंगिक जनन है कि कौन सी है, लैंगिक जनन, हाँ आंसर दिया। सबसे अच्छी विधि कौन सी है, लैंगिक जनन, ठीक है। सबसे अच्छी विधि कौन सी है, लैंगिक जनन। तीसरा आपका क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि ये एक बार पूछा गया था बोर्ड में कि जो अलैंगिक जनन होता है ना, अलैंगिक जनन से बनी संतति को, बनी संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। अलैंगिक जनन से बनी संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। अलैंगिक जनन से बनी संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होती है, ये संतति। आंसर हो जाएगा ये संतति, क्योंकि क्यों, क्योंकि लिख रहा हूं मैं, ये ऐसे लिख रहा हूँ, अलैंगिक जनन की बनी संतति को क्लोन कहा जाता है क्योंकि, क्योंकि की बात लिख रहा हूँ, क्योंकि यह आकारिकी, क्योंकि ये आकारिकी व आनुवांशिकी, आकारिकी व आनुवांशिकी दृष्टि से, आकारिकी व आनुवांशिक दृष्टि से अपने पेरेंट्स के समान होती है, अपने पेरेंट्स के क्या होती है, समान होती है ना। पेरेंट्स के या जनक के समान होती है, कैसे भी लिख सकते हैं अपन इस चीज को। ये प्रश्न था। अब एक और प्रश्न ये है, आप इसको ध्यान से सुनना पहले प्रश्न को, कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर होते हैं क्यों। कौन से जनन से, लैंगिक जनन से, ये लिखा भी चुका हूं मैं आपको। और एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या ये कथन हर समय सही होता है क्या। ऐसे प्रश्न आएगा, ऊट पटांग प्रश्न, एकदम से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, इसको मैं आपको भेज भी दूंगा क्वेश्चन ये सारे, पर आपको अभी समझना जरूरी है। मैं एक बार आपको समझा दूंगा तो कर सकते हो आप इनको। देखो क्या प्रश्न है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप, कौन सा जनन हो रहा है, लैंगिक जनन, उसके परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर मिलते हैं क्या। देखो लैंगिक जनन का एक अच्छा अवसर तो अपन को ऐसे मुंह से याद है कि यहाँ पर ज्यादातर लैंगिक जनन करने वाली संततियों में अगर जंतुओं की बात करें तो पेरेंटल केयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पेरेंटल केयर पाई जाती है। टिटोड़ी का नाम तो सुना ही होगा, अंडे की भी रक्षा करती है वो, है ना, टकली पार देती है, मतलब इस तरीके से। तो लैंगिक जनन से क्या होता है, देखो
तो ये क्या करता है, देखो लैंगिक, सबसे पहला मैं पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पर, लैंगिक जनन के द्वारा हमको क्या फायदा मिलता है। देखो लैंगिक जनन से क्या होता है कि लैंगिक प्रजनन जाति की पौरुष क्षमता, देखो क्या क्या करता है ये, जाति की पौरुष क्षमता। अब मैं समझा दूंगा तो आप बाद में लिख लेना, मैं भेज दूंगा आपको। पौरुष क्षमता, पौरुष क्षमता का मतलब क्या होता है, पुरुषत्व, जाति की पौरुष क्षमता को बनाए रखता है। ये लैंगिक जनन क्या करता है, जाति की पौरुष क्षमता व दूसरी क्षमता क्या, जीवन क्षमता। दो चीजें याद रखना, पौरुष क्षमता और जीवन क्षमता। ये प्रश्न नीट में पूछे जाते हैं, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। पौरुष क्षमता आ गया है ना, पौरुष क्षमता और जीवन क्षमता को बनाए रखता है। और क्या क्या चीजें करता है ये, दूसरी चीज ये करता है कि ये आनुवांशिक विभिन्नताएं लाता है। आनुवांशिक विभिन्नता ऐसे, आनुवांशिक विभिन्नता है, अब देखना इसका एक साइड इफेक्ट बताता हूँ आपको। आनुवांशिक विभिन्नता, मान लो संसार में आनुवांशिक विभिन्नता नहीं होती, संसार में आनुवांशिक विभिन्नता नहीं होती, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, है ना, मेरी शक्ल भी एक जैसी, आप पढ़ रहे हो आपकी शक्ल भी एक जैसी। रोबोट पिक्चर तो देखी हो आपने 2.0, है ना, उसमें आपने देखा होगा रजनीकांत के इस शक्ल के बहुत सारे लोग हो गए। अब कौन किसको मार के चला गया, कौन अच्छा काम करके चला गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा, सबकी शक्ल एक जैसी, है ना, सबकी शक्ल क्या हो जाएगी, एक जैसी। पढ़ाने वाला भी वही, पढ़ने वाला भी वही, किसी दिन बच्चा कटा के क्लास में पढ़ाने लग जाएगा, मास्टर बैठा रह जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो सबकी शक्ल एक जैसी। ये आनुवांशिक विभिन्नता किसमें आती है, इसमें आती है भाई आनुवांशिक विभिन्नता मनुष्य में बहुत ज्यादा होती है ना, मनुष्य में देखो पहले इतनी आनुवांशिक विभिन्नता होती है, जैसे भैंसे वगैरह होती है, तो पहले तो हमारे भी थी, तो मैं जैसे घर वाले कहते थे जाओ भैंसों को ढूंढ के ले आओ, मैं पहचानता नहीं कौन सी भैंस अपनी है, सारी भैंस एक जैसी काली काली, है ना, सभी एक जैसी दिखाई देती थी, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो ये अब मनुष्य में देखो आप, अब मनुष्य का अगर मान लो सबकी शक्ल एक जैसे, जो नाम होता है अपना, जैसे सैमसंग 2 प्रो, ऐसे वैसे संतान हो जाती, फिर उसकी संतान का नाम प्रो, ऐसे कुछ आगे बढ़ते, फिर ये जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4 ऐसे पहचानते, वो कहता जब पहचानते, आप थोड़ी पहचानते भाई क्या है। तो ये आनुवांशिक विभिन्नता लाने के लिए क्या है, ये लैंगिक जनन क्या है, जरूरी है ना। तो इसको विभिन्नता बोलते हैं, अलग अलग शक्ल के लोग प्राणी। अब पौधों में देख लो आप, पौधे में थोड़ी पहचान पाते, एक छोटा पौधा होता है, ये किसका पौधा है, इसका पिताजी कौन है, ये इस आम का बेटा है, ये फलाने खजूर का बेटा, खजूरी है, जो भी है, ऐसे थोड़ी पहचानेंगे, दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, और एक चीज आनुवांशिक विभिन्नता होती है और एक होती है अनुकूलता। अनुकूलता, अब आप देखोगे कि जो अमीबा पैरामीशियम वगैरह होते हैं, उनको खाने की न तो उनका मुंह का पता चलता है, न किसी चीज का पता चलता है, किसी का पता ही नहीं चलता कि क्या है वो, कहाँ से उसका मुंह है, क्या है ना, कहाँ से उसका ऑक्सीजन तंत्र शुरू हो रहा है, कहाँ पे बंद हो रहा है, कुछ नहीं। लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में सारा सिस्टमेटिक होता है ना, ये चीज। दूसरी चीज आप देखो कि निम्न कोटि के जीवधारियों में, अब ये निम्न कोटि के जीवधारियों में लैंगिक जनन होता है कि नहीं होता है, पहले तो मुझे बताओ, निम्न कोटि के जीवधारियों में, निम्न कोटि के जीवधारियों में, प्रश्न बहुत अच्छा है ये, इसलिए पढ़ रहा हूँ आपको मैं, प्रश्न भी कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो। निम्न कोटि के जीवधारियों में, है ना, निम्न कोटि के जो जीवधारी होते हैं, अब उनमें क्या होता है, देखो निम्न कोटि के जीवधारियों में लैंगिक जनन कब होता है, कोई बताएगा, पहले मुझे बताओ आप, लैंगिक जनन निम्न कोटि के जीवधारियों में लैंगिक जनन कब होता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनमें से बताओ, इनमें कब होता है, आप बता सकते हो कि मुझे कि लैंगिक जनन में कब होता है, अमीबा में, पैरामीशियम, मैंने बताया आपको, बताओ भाई। निम्न कोटि के जीवधारियों में लैंगिक जनन कब और कैसे होता है, तो सीधा सिंपल सा आंसर, टाइम नहीं लगाएंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों में। कैसे होता है लैंगिक जनन, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में। अब प्रतिकूल परिस्थितियों में लैंगिक जनन होगा, सोचो स्थितियां खराब है फिर भी यहाँ जनन हो रहा है, तो ये जनन अच्छा ही होगा। इसकी उत्तरजीविता क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, उत्तरजीविता मैंने नोट्स में भी लिखा रखा है, ये आप वो भी लिख सकते हो, और मैं भेजूंगा, जिसको भी आप अच्छे से अलग करके लिख सकते हो अपनी कॉपी में, जिसको जैसा आंसर बड़े लगे वो लिखना, ठीक है। उसके बाद आप देखो, किंतु अब देखो एक और प्रश्न था इसके पीछे, इसके में देखो, जाति की पौरुष क्षमता, पहला पॉइंट याद रखना, जीवन क्षमता बढ़ जाती है, विभिन्नताएं आती है, अनुकूलता अच्छी रहती है। निम्न कोटि के जीवधारी में जो लैंगिक जनन होता है वो कब होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, इसकी उत्तरजीविता भी ज्यादा होती है। लेकिन अगले क्षण किताब वाले ने कह दिया, क्या ये बात आप कह रहे हो, क्या ये हमेशा सत्य है क्या, ठीक है,
तो हमेशा सत्य है क्या? तो देखो सबसे पहली बात, ये हमेशा सत्य नहीं है, ये हमेशा सत्य नहीं है, जिसका आंसर आपको नोट्स में किताब में कहीं नहीं मिलेगा। ये हमेशा सत्य नहीं है। जब हमेशा सत्य नहीं तो आप बताओ भाई ये सत्य क्यों नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है, यही तो अपना प्रश्न था, हमेशा सत्य क्यों नहीं है। रोग स्थानांतरण होते हैं, हाँ ये भी सही है। आनुवांशिकता के साथ साथ रोग भी स्थानांतरण होते हैं। और दूसरी चीज, लैंगिक प्रजनन करने वाले प्राणियों के उत्तरजीविता के जो अवसर होते हैं वो जरूरी नहीं कि उनको अच्छे ही मिले। दूसरी चीज, हमेशा बहुत सौम्य जाति कैसी होती है? हमेशा सौम्य, सीधी प्रजाति, हमेशा सौम्य प्रजाति होती है। आपको पता है क्या? सौम्य देखो, अब इसका जन्म कैसे हुआ? इसका जन्म हुआ सौम्य तरीके से, जैसे अपने शालीन है, हमारा व्यवहार अच्छा है ना? हाँ, रोग स्थानांतर भी होते हैं, आपने बोला वो भी लिख देता हूं मैं, हमेशा सौम्य होते हैं। पहली बात तो ये इनकी अच्छाई है। बुराई मान लो, हम बहुत ज्यादा सीधे हैं, है ना? हम बहुत ज्यादा सीधे हैं तो दुनिया क्या करेगी? हमारे सीधेपन का फायदा उठाएगी। हम बहुत ज्यादा सीधे हैं, है ना? हम बहुत ज्यादा टेढ़े हैं तो दुनिया कहेगी ये आदमी खराब है ना? तो इस तरीके से तो हमेशा सौम्य होती है। अब सौम्य होने का मतलब है कि कोई आपको पत्थर एक थप्पड़ दे रहा है, आप उसके सामने दूसरा होगा तू मार, तो एक और देगा, आप ऐसे करते रहो तो आपको मार देगा। कोई बंदूक लेके आपको गोली मार रहा है, आप कहोगे भाई ठीक है भाई साहब मार लो, आप चुपचाप पड़ा जाता हूँ, ऐसे हो जाता हूँ। फिर ठीक है, तो फिर ऐसे थोड़ी करना पड़ेगा, अपन बचना पड़ेगा या उसको मारना पड़ेगा। प्रकृति में क्या कहा था एक वैज्ञानिक ने? आपको इस संसार में जीने के लिए या तो मरना पड़ेगा या फिर मारना पड़ेगा, है ना? गांधी जी ने भी कहा था करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना? उस समय ऐसा कहा था। ठीक है, तो ये हमेशा सौम्य प्रजाति होती है। और कैसी होती है? वो असहाय होती है। असहाय, असहाय देखो, असहाय का मतलब, अगर मान लीजिए कि जैसे मनुष्य की बात कर लो, मनुष्य में क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको 2 साल तक, 2.5-3 साल तक तो उनको रखना पड़ता है, गोदी में खिलाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लाड प्यार सब कुछ करना पड़ता है। असहाय प्रजाति को जन्म दिया जाता है। अब अपने मान लो किसी के अंदर क्या हो गया, जैसे इसको चुप भी करा देते हैं, चुप हो जा, बैठ जा, सो में, शांत प्रजाति होती है। लेकिन अब मान लो हमको मलेरिया हो गया, अब हम मलेरिया हो गया तो हमारे अंदर क्या घुस गया भाई? प्लाज्मोडियम घुस गए अंदर। हम कहेंगे प्लाज्मोडियम थोड़ा शांति काट ले, हमें हमारे अंदर से बाहर निकल जा, आपके हाथ जोड़ता हूँ मैं। बहुत से लोग क्या है, सांप सामने आते हैं क्या करते हैं? हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान चले जाओ अपनी जगह पे, जहां से आए हो दोबारा मत दिखना, ऐसे कह देते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर सौम्य पड़ जाती है और हम प्लाज्मोडियम से कहेंगे कि भाई साहब निकल जाइए, कोई दिखा आया, आपका क्या काम है? मैं तो ऐसे दुबला पतला हूँ, मरा मरा आदमी हूँ, मुझे क्या मारोगे? मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम जाएगा बाहर। अभी कोरोना आ गया, कोरोना जी हम तो ऐसे ही गरीब आदमी है, हमें तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी हॉस्पिटल में, हमें तो ये भी नहीं मिलेगा, आप तो हमारे शरीर से बाहर चले जाइए। क्या ये प्रजाति सुनेगी क्या? अरे ये अलैंगिक जनन करने वाली प्रजाति किसी की नहीं सुनती है, सत्यानाश कर देती है जहाँ जाती है। और लैंगिक जनन करने वाले आप देख लो, बच्चे से कहेंगे बेटा चुपचाप, ज्यादा दवा मस्ती कर रहा है, बच्चा बैठ जाएगा थोड़ी देर, ऐसा होता है। तो ये असहाय प्रजाति होती है। दूसरी चीज, और दूसरी चीज होती है, अपन इसको समझ सकते हैं कि ये शिकारियों का शिकार बन जाते हैं, शिकारियों का शिकार बन जाते हैं, शिकारियों का शिकार तो ये भी बनते हैं, ये भी बनते हैं अलैंगिक वाले भी। तो ये प्रश्न था आपका, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको याद भी रहेगा, है ना? तो ये प्रश्न आप अच्छे समझो। अगले प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं आपसे कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न होती है? तो ये जो प्रश्न है इसको भी आप समझ, ठीक है ना? तो ये किस प्रकार भिन्न होती है इसको भी मैं बात आपको समझाता हूँ। देखो समझना, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको समझना जरूरी है, कुछ प्रश्न अपन बाद में भी ले लेंगे, जितने हो सके अपन कर लेते हैं। समझा देता हूँ आप लोगों को, फिर आपको लिखने का काम रहेगा, आप लिख लेना, है ना? ठीक है, चलो बात करते हैं। ये प्रश्न समझ में आ गया ना सबके? बोलो आ गया ना ये तो, है ना? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, अब इसको मैं अंतर करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना? आगे ना समय बोलो भाई अच्छे से। हाँ चलो, चलो बात करते हैं। एक तो हमारे पास आ जाती है अलैंगिक जनन से बनी संतति, अलैंगिक जनन से बनी संतति, बनी संतति, एक तो ये हो गई। एक दूसरी आ जाती है लैंगिक जनन से बनी संतति, ये अभी प्रश्न किया ना, सेम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना?
अलैंगिक जनन से बनी संतति और लैंगिक जनन से बनी संतति। लैंगिक जनन से बनी संतति क्या क्या डिफरेंस होते हैं? अभी एक डिफरेंस तो यही हमने पढ़ा, जो अलैंगिक जनन से बनी संतति होती है, ठीक है ना, तो सीधी सिंपल बात है, ये क्लोन होते हैं। ये क्या होते हैं? पेरेंट्स के क्लोन होते हैं। किसके क्लोन होते हैं? पेरेंट्स। पेरेंट्स के क्या होते हैं? पेरेंट्स के क्लोन होते हैं। क्या होते हैं? पेरेंट्स के क्लोन होते हैं। ये क्लोन नहीं होते भाई, क्लोन नहीं होते हैं। दूसरी चीज, ये आकार की और ये एक ही अंतर है, क्लोन का लिख देना, समझ जाना, आकार की और आनुवांशिक दृष्टि से अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, और ये आकार की और आनुवांशिक दृष्टि से पेरेंट्स के समान नहीं होते हैं, ये चीज है। उसके बाद अगली चीज संतति। संतति व जनक के बीच, संतति और जनक के बीच कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है? संतति और इसके बीच में क्या होता है? अंतर होता है, बहुत अंतर होता है भाई, बहुत अंतर होता है। वो अंतर कैसा हो सकता है? वो अंतर आनुवांशिक भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। तीसरी चीज, जल्दी ही विकसित हो जाती है संतति, 2-4 दिन में हो जाती है, जल्दी ही विकसित, जल्दी ही विकसित हो जाती है, और इसको विकसित होने में समय लगता है। लैंगिक जनन से बनी संतति को विकसित होने में क्या होता है? समय लगता है। आगे बात समझ में, इसमें समय लगता है। चौथा और पॉइंट देख लेते हैं अपन। और ये भी चीज है कि विभिन्नताएं क्या होती है? कम होती है, और यहाँ पे विभिन्नताएं क्या होती है? अत्यधिक होती है। विभिन्नताएं कम, विभिन्नताएं तो कम होती है, और विभिन्नताएं क्या होती है? अत्यधिक होती है। तो ये 4 अंतर आप लिख देना लैंगिक। और यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तरजीविता कम, उत्तरजीविता कम होती है, और इसकी उत्तरजीविता क्या होती है? थोड़ी अधिक होती है, ज्यादा भी नहीं होती, थोड़ी बहुत अधिक होती है उत्तरजीविता, ठीक है। चलो तो ये प्रश्न अपन ने किया। इसके बाद अपन 2-3 प्रश्न और करेंगे, जो मैं आपको नोट दे दूंगा, वो प्रश्न आप लिखना अपनी कॉपी में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, और मिलेंगे अपन कल सेम टाइम 9 बजे, ठीक है।